Good afternoon, student. Now today we'll be doing our second chapter of business study, that is principle of management. Principle of management एक्चुअली क्या चीज़ है? देखो, किसी भी वर्क को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए थे, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर्स को पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू वर्क को मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल दिए थे, ये दो जनों ने दिए थे। एक तो नाम आता है हेनरी फयोल का, ओके, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। और दोनों ही, मतलब एक को कहा जाता है फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल, एक है फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टेलर को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का फादर बताया गया है। ओके। अब इससे होता क्या है कि मैनेजमेंट जो चीज़ है, ये अभी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप नॉलेज के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट होता है, ये किसी वर्क का होता है, लोगों का होता है। तो यहाँ पर जब आप लोगों की बात करते हो तो ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल रहता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है इन नेचर। तो आप उसको, ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए तो आप उसको एक जैसा अप्लाई कर दो। जैसे कि हर किसी को अगर डांट के बोल दिया जाए काम करो, तो क्या हर व्यक्ति काम कर लेगा? एक जनरल सेंस की बात है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप हर व्यक्ति को डांटोगे, हो सकता है कोई काम कर ले, कोई ना भी करे। तो ये एक ह्यूमन साइंस है जिसको आप मैनेज मैनेज कर रहे हो कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो बहुत इसको चेंजेस के साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में करना पड़ता है। ये साइंस के प्रिंसिपल जैसा नहीं है, जैसे ग्रेविटी, आपने कुछ ऊपर उछाला तो नीचे ही आएगा, हमेशा ही ऐसा होगा। तो स्टैटिक कंसेप्ट नहीं रहता। यहाँ पर बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ों का, कि किस तरह से हम अप्लाई करें चीज़ों को, तो उसका रिजल्ट कैसे आएंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इट फर्दर। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? A principle refers to the statement which affects or reflects the fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship. देखिए यहाँ पर, अब किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो वो ये एक स्टेटमेंट बना रखा है जो कि किसी फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे काम को बांट के बेहतर तरीके से किया जा सकता है, यह है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके। तो ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जब प्रिंसिपल्स बनाए तो अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये चीज़ वर्क करती है। लेटर ऑन दे फाउंड एंड रियलाइज इट इफेक्टिव, कि इससे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो इन्होंने उसके ऊपर एक प्रिंसिपल बना दिया। ओके। नाउ, ये जो कॉज है, कारण और इफेक्ट, किसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर आपको किसी चीज़ का कुछ कारण पता है कि यार ये चीज़ें काम ठीक से नहीं हो रहा, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण हमने देखा, काम को ठीक तरीके से बांटा ही नहीं गया है। तो ये हमको पता चल गया। और इसका इफेक्ट क्या रहता है, हमको पता रहता है कि काम बिल्कुल बेकार तरीके से होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अगर काम ठीक से बांटोगे नहीं तो काम ठीक से होगा नहीं। लाइक से फॉर एग्जांपल, आपने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी, एक ही काम सबको सौंप दिया, किसी को कुछ पता नहीं है कि काम किसके माथे सौंपा गया है, और फिर वो व्यक्ति कंफ्यूज होकर सारा काम बिगाड़ देता है, क्योंकि सारा का सारा काम उसके ही अकॉर्डिंग वो चला रहा है। तो हो सकता है वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट कर दे, समय पे काम कंप्लीट ना हो, क्योंकि काम को ठीक से बांटना भी पड़ता है। हो सकता है किसी की इच्छा नहीं थी, आपने उसको काम दे दिया हो। तो काम बांटने में भी आपको देखना पड़ेगा कि किसको क्या काम सौंपा जाए, वो किस लायक है। ऐसे काम को बांटा जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी पांच को बुलाया ना, पांचों को कुछ कुछ काम दे दिया। हो सकता है किसी एक को कुछ काम पसंद ना हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है, या उससे उतना परफेक्टली वो काम हो ना पाए। तो काम बांटने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ने, इन्होंने चेक किया होगा अलग अलग स्थितियों में ले जाके। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो कारण है, काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने उस प्रिंसिपल्स को बनाया कि इस कारण में हम इस प्रिंसिपल को बिल्कुल अप्लाई करेंगे और उसका इफेक्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि ऐसा होगा ही होगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम सिंपली कुछ आ सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके पास में, है ना। बट स्टिल आप काम को बेहतर करने के लिए एक प्रिंसिपल ज़रूर तैयार है हमारे पास, कि हम इस सिचुएशन में ऐसा कर देंगे, काम को प्रॉपर बांटेंगे तो काम अच्छा होगा। ओके। नाउ, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ये प्रिंसिपल मैनेजर के लिए क्या काम करते हैं, एक तरह से गाइडलाइन है। अगर आपको इन प्रिंसिपल्स का नॉलेज, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ओके। आपको कभी भी डिसीजन मेकिंग लेना है, कभी भी इस सिचुएशन में कि काम ठीक से नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, तो ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, यही यूज़ करके एक मैनेजर वाकई में मैनेजर बनता है। वो एक एम्प्लॉय को, वर्क को, सबको ठीक से मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा देता है। ओके। नाउ, कुछ पार्ट आपकी बुक में नया आ चुका है, जैसे कि
मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस। तो ये चीज़ें आई डोंट नो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हो अपने ज़रूरत के मुताबिक। प्योर साइंस प्रिंसिपल कैसे होते हैं, लाइक ग्रेविटी, ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, तो ये बिल्कुल रिजिड होते हैं, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इधर सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, इसको आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई कर सकते हो। बाकी साइंस के प्रिंसिपल को आप बिल्कुल स्टैटिक मैनर के, आप उसका उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते, ठीक है, नथिंग क्रिएटिव कैन डू। एक साइंस एक फैक्ट ट्रुथ पे आधारित है, तो ऐसा ही होता है। जैसे ग्रेविटी है तो आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। Now, third point, management principle have to keep pace with changing environment। देखिए क्या होता है कि स्थितियां मार्केट में बदलती रहती है, तो आपके प्रिंसिपल्स जो आप अप्लाई करते रहते हो वो भी टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहते हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ में आप, ताकि काम ठीक से होता रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एनवायरनमेंट पे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि अगर रिसेशन आ गया मार्केट में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेमुनरेशन का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि सबको सैलरी देंगे तो अच्छे से काम करेंगे, नहीं, वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको उस टाइम चेंजेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप नॉन मॉनिटरी इस पे रिवॉर्ड्स पे चले जाएं, जहाँ पे सर्टिफिकेट देके उसको एम्प्लॉय को मॉरल को बूस्ट करने की कोशिश की जाए, तो आप अपनी तरफ से उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको आपको ढालना पड़ेगा आपके प्रिंसिपल्स को, क्योंकि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल को लेकर ही आप चल रहे हो और उससे प्रॉब्लम हो जाए। कभी कभी चेंजेस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज होते रहेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट इधर है, साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद टाइम। इसका टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बिल्कुल अनचेंज रहते हैं, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये पहले भी ग्रेविटेशन का पहले भी कंसेप्ट चलता आया था, आज भी चल रहा है, वैसा का वैसा ही है। ओके, नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर एक्शन। गाइडलाइंस फॉर एक्शन का मतलब है कि ये एक किसी भी काम को करने के लिए आपको एक निर्देश की तरह काम करता है। गाइडलाइन है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक्शन मीन्स वर्क, कुछ भी चीज़ करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन का काम करते हैं, एक राह दिखाने का काम करते हैं कि आप ऐसा करो यहाँ पे, तो सही हो जाएगा सब। मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है, दीज आर मेथड और प्रोसीजर विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी परफॉर्मिंग टू अकम्प्लिश अ गोल। अब मैनेजमेंट की टेक्निक पे कोई चेंज नहीं हो सकता। देखो मैनेजमेंट की टेक्निक ऐसी स्टैटिक रहती है, थोड़ी स्टैटिक रहती है, मतलब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है यहाँ पर काम, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब एक बहुत सीक्वेंस के साथ में स्टेप बाय स्टेप एक्शन है, तो उसको आप अपने गोल को अचीव करने के लिए करते हो, तो यूजुअली इसमें अपन चेंजेस नहीं करते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। बाकी ये कैसे होती है, मैनेजमेंट टेक्निक कैसी रहती है, लेस फ्लेक्सिबल रहती है। आप इसमें बहुत अगर चेंज भी करोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैनेजमेंट की टेक्निक दी थी फ्रेडरिक टेलर ने कैसे बोला था कि टाइम स्टडी हो सकती है। टाइम स्टडी कैसे होती है कि स्टॉप वॉच लेकर मैं आपका काम देखूंगा कि आप कितने टाइम में किसी टास्क को कंप्लीट कर पाते हो। अब इसमें चेंजेस क्या करेंगे अपन, इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं पॉसिबल है। क्या कर सकते हैं, स्टॉप वॉच की जगह हम कुछ और गैजेट यूज़ करेंगे क्या, नहीं हो सकता। आई थिंक वो चीज़ ऐसी बनी हुई तो उसको उसी तरह से अप्लाई कर दिया गया। तो ये लेस फ्लेक्सिबल है, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ये टेक्निक है टाइम को देखने के लिए कि कितना एम्प्लॉय एफिशिएंट है काम के ऊपर, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। टेक्निक स्टैटिक जैसी ही रहती है। ओके, नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस जो कि मैनेजर फॉलो करता है किसी काम को करने के लिए। और वैल्यूज क्या रहती है, एथिकल वैल्यूज आपका नेचर बिहेवियर, जहाँ से आप आते हो, जिस कल्चर को आप बिलोंग करते हो। लाइक इंडियंस का कल्चर ऐसा है कि हम कई चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कई चीज़ों को नहीं देते हैं। जैसे कि यूएस में आप जाओगे तो वो लोग फॉलो करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है उनके वहाँ पर। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम सैटरडे को भी वर्क करते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग। कई चीज़ों को हम हमारे यहाँ पे पूजा पाठ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उनसे रिलीजियस फंक्शन से एडजस्ट भी कर लेते हैं। पर फॉरेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर अलग कल्चर है, वो ये लोग ऐसा नहीं करते कंपनीज के अंदर कि बिल्कुल कोई पूजा हो रही है, वैसा तो वहाँ होता ही नहीं है। तो वो जो चीज़ें, वो वैल्यूज़ है, जो कल्चर है, जो आप एथिकल वैल्यूज़ आप लेकर आते हो आपके जिस देश में, जो आप एथनिक कल्चर है, पहनावा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और किस चीज़ को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो, वो वैल्यू होती है।
तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैनेजमेंट और गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, ये गाइडलाइन किसके लिए? मैनेजर के लिए। और वैल्यूज और गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइन है कि आप किस तरह से अपने आप को ड्राइव करते हो, आपका बर्ताव कैसा रहता है, वो आपकी वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। तो दोज आर वैल्यूज। बाकी ये गाइडलाइन है जो कि मैनेजर को पता है कि किस तरह से मैं इस्तेमाल करूँ कंपनी के अंदर। सेकंड, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर। टेक्निकल मतलब कि नॉलेज बेस्ड रहते हैं। आपको नॉलेज है किसी चीज़ का तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो नेचरली अगर देखा जाए तो ये एक टेक्निकल इन नेचर का मतलब होता है कि नॉलेज बेस्ड रहते हैं। और यहाँ पर कैसा रहता है? वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। एथिकल मतलब आपका कल्चर, जैसे कि अभी अपन ने देखा कि कल्चर को, जो आप जिस कल्चर से भी बिलोंग करते हो तो वो आपके नेचर में झलकता है वो चीज़। तो ये होता है वैल्यूज़। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक आपका नेचर के हिसाब से जो कल्चर आपने जो सीखा है, देखा है पास्ट में इंडिया में, तो आपकी वैल्यूज़ उस तरह से डेवलप होती हैं। जैसे कि हम हमारे यहाँ पे मंदिर जाना पवित्र समझते हैं, या फिर किसी दूसरे स्थान पे जाना हम अपवित्र वो करते हैं, कंसिडर करते हैं। शूज़ उतार के जाना, तो किसी जगह पे हम ये फॉलो करते रहते हैं। बाकी कई जगह पे ये चीज़ें फॉलो नहीं भी होती है। तो ये कल्चर को बिलोंग करता है। यूएसए इन चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। तो वो चीज़ें हमारे नेचर में झलकती है, वैल्यूज़ झलकती हैं। हम लोगों को बहुत एक अच्छे उसमें देखते हैं कि हाँ, हम लोगों का कल्चर है, हम लोग एक होकर रहेंगे। बाकी अगर यूएस में तो वो लोग थोड़ा एग्रेसिवली काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एग्रेसिवनेस दिखती है उनकी नेचर में। जर्मन्स में जर्मनी की कंपनी देखोगे जैसे कि वोक्सवैगन हो गई, तो ये लोग कैसे रहता है, उनका कंपनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। तो हर जगह की मतलब अपनी एक हिस्ट्री है। जर्मन्स बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी वैसा ही रहेगा, स्टाइल भी वैसे ही रहेगा। तो उनको भी पता है प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन्होंने भी मैनेजमेंट की स्टडी करी है। बट जब वैल्यूज़ की बात आती है तो वो वहाँ पर वही यूज़ करते हैं जो उनको सिखाया गया, जो उनके नेचर में है, अंदर है, जो समाज ने भी उनको सिखाया गया, सोसाइटी ने सिखाया गया, वो सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जहाँ पे बैड वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा होता है हमारे इंडिया में कि बैड वर्ड्स यूज़ होते हैं कंपनीज के अंदर। तो ये जो चीज़ है, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये तो हर जगह कहीं ना कहीं रहता है। अब इंडिया में है तो यूएसए में भी है, तो ये कल्चर टाइप जैसा कर जो जहाँ से आता है। अब हो सकता है कोई अच्छी जगह से आ रहा हो, अच्छी प्लेस से आ रहा हो, उसके लिए चीज़ें गलत है, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। वहाँ पे वो अच्छे से लोगों को हैंडल करेगा, बिल्कुल मैनेजमेंट के हिसाब से करेगा। तो ये वैल्यूज किस चीज़ को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो, राइट, और किस चीज़ को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, उस पर डिपेंड करता है। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यूजुअली डजंट कम इन एग्जाम। ओके, नाउ नेचर। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है कि नेचर क्या होता है। नेचर क्या होता है? स्वभाव। कि नेचर किन स्थितियों में किस तरह से रिएक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैनेजमेंट का नेचर क्या है हम ये देखते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, परवेसिव। यूनिवर्सल मतलब कि क्या होता है? यूनिवर्सल है मतलब कि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, डजेंट मैटर वो बड़ी है या छोटी है, बिजनेस की है या नॉन बिजनेस की है, गवर्नमेंट की है या प्राइवेट वालों की है, डजेंट मैटर। ये क्या होता है? सब जगह एक जैसा अप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है यहाँ पर कि मतलब कहीं आप और जा रहे हो दूसरी जगह तो बहुत बड़ी कंपनी, तो वहाँ पे मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, वहाँ पे काम को अलग ढंग से बांटा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो वहाँ पे स्कूल में भी काम को बांटा जाता है। जैसे कि कॉमर्स सेक्शन है, तो ऐसा नहीं कि एक ही टीचर पूरा दे दिया उसको, सभी आप ही कराओ, नहीं, उनमें अलग अलग टीचर्स रहेंगे। क्योंकि हर एक ऐसा ही मैनेजमेंट होता है, वर्क को बांट कर ही काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो अगर कोई दूसरा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ फिफ्थ तक ही है या सिर्फ नर्सरी तक ही है, तो क्या वहाँ काम को बांटना नहीं पड़ेगा? वहाँ पर भी काम को बांटना ही पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि काम कम है बट स्टिल काम को बांटना तो पड़ेगा ही सही। तो यहाँ पर भी होगा, कॉलेज में भी होगा, कंपनी में भी होगा, आईटी फर्म में भी होगा। हर तरह की कंपनी, डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हो, घर में भी मैनेजमेंट होता है। मतलब जहाँ वर्क है वहाँ पे मैनेजमेंट आप उसका कर सकते हो। तो दिस इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट हैज गॉट ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन, परवेसिव इसको बोलते हैं। ओके, सबसे पहला नेचर तो ये दिखता है। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। अभी जनरल गाइडलाइंस किसके लिए होती है? मैनेजर्स के लिए होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस टू एक्शन,
बट दिस प्रिंसिपल डू नॉट परफॉर्म ए रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये आपको पता रहता है कि हाँ स्टेटमेंट की ऐसा करने से काम को बेहतर किया जा सकता है, यदि काम को बांट दिया जाए। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्रिंसिपल है। जब आप काम को बांटते हो तो काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, दैट इज ट्रू। तो ऐसा हो सकता है, बट ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि हाँ मैं काम को बांटूँ अपने बर्थडे पार्टी में, कि हाँ 4 जने तुम अलग अलग काम करो, तुम पेस्ट्रीज लाना, तुम केक लाना, कोई समोसे लाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लाएगा, चारों को काम दे दिए गए। हो सकता है इनमें कुछ डिस्प्यूट हो आपस में, 2 जनों ने काम ही नहीं किया, तो मेरी बर्थडे पार्टी खराब भी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, मैंने जाना नहीं, बस चारों को दे दिया काम। अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स पहले पता होती कि हाँ इस तरह से हो सकता है, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया, तो मैं इसको शायद अच्छे से हैंडल कर पाता, पर अभी ऐसा नहीं है। तो बस ये किसी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं कि काम हो ही जाएगा, हो सकता है काम नहीं भी हो। ओके, तो इट्स नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। अब जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉयज टू सेटल डाउन व हाउ मच टाइम पीरियड टू बी गिवन टू 6 मंथ। यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात कर रहे हैं, मतलब कि किसी काम में आपने मान लीजिए कोई जॉब ज्वाइन किया, तो वहाँ पर जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपको कितना टाइम आप में सेटल होते हो वहाँ पर, मतलब काम सारा सीख जाते हो। कुछ काम तो बहुत आसान रहते हैं, आप उसको 6 महीने में भी सीख सकते हो, 3 महीने में भी सीख जाते हैं कुछ कंपनियों में, और साल भर भी लगता है, डिपेंड ऑन द क्रिटिकलनेस ऑफ द जॉब। कितना क्रिटिकल है उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा समय लगेगा उसमें एडजस्ट होने में, उस माहौल को एडजस्ट होने में। तो यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, वहाँ पर आपको कंपनी के अंदर प्रोबेशन पीरियड देते हैं। प्रोबेशन पीरियड में वो देखते हैं कि आप काम सीख गए कि नहीं, तो आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि 6 मंथ आपको देते हैं, हम आपको ऑब्जर्व करेंगे। पर क्या वो इनफ रहेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ ऐसा नहीं कि मतलब 6 महीने बोल दिया तो 6 महीने बस इतने में सीख ही जाना है तुमको, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जने ऐसे भी होते हैं जो कम समय में सीख जाते हैं, कुछ जने ऐसे भी होते हैं जो कि ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, दे विल टेक मोर टाइम। ओके, सीखने में ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि हम 6 महीने फिक्स कर देंगे तो यहाँ पर हम उसको एक अच्छी स्टेबिलिटी में वो काम सीख जाएगा इस टाइम के दौरान। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं। ओके, वो धीरे धीरे भागेंगे रेस में, पूरी रेस कंप्लीट कर लेंगे, बट उनको टाइम लगेगा, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। नाउ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये पॉइंट सिंपल है। देखिए, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए रातों रात नहीं बन गए हैं, इनको बहुत ऑब्जर्व किया गया है, अलग अलग जगह एक्सपेरिमेंट किया गया है लोगों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में। देन दे हैव मेड दैट एक्सपेरिमेंट। जब वो बिल्कुल उन्होंने देखा कि हाँ इससे ऐसा करने से किसी काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या कर लिया, एक प्रिंसिपल बना दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल बना दिया, उसके ऊपर सिद्धांत बना दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो उसका ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से उनको बनाया गया। एग्जाम्पल, principle division of work is not developed overnight, but principle was developed when it was observed that dividing the work result in improved performance। काम को बांटने से परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। देन इट दिस वॉज ट्राइड एंड टेस्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको अभी बताया अलग अलग कंपनियों में उन्होंने ट्राई करके देखा कि ये वाकई काम करता है कि नहीं। एंड व्हेन मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन गॉट रिजल्ट, जब ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट मिले, रिजल्ट मतलब कि सक्सेस हो गया ये चीज़, तब उसका प्रिंसिपल बनाया गया। प्रिंसिपल इसी तरह से तैयार किए गए, बैठे बैठे नहीं बना दिए इनको, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया गया। साइंस में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वैसे ही इनको भी एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर प्रिंसिपल्स को बनाया गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, चेंजेस याद रखना। फ्लेक्सिबल मतलब बदलाव करते रहना, चेंजेस करते रहना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी applied differently under different conditions. Some changes can be made in application of principle according to the requirement of the company. These are not set of rigid statement. These can be modified by the manager who are using them. अब flexibility लाना मतलब कि देखिए कैसा है कि आपको चेंजेस करते हुए आपको मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी प्रिंसिपल में अगर स्टैटिकली अगर आप जाते हो कि हाँ बिल्कुल इस तरह से करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि अगर किसी कंपनी में, हमको पता है आज तक हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे के, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक प्रिंसिपल है। अगर आप पैसा देते हैं उनको, मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, तो वो उनका मोरल बूस्ट होता है और वो अच्छे से काम करते हैं। पर अगर स्थितियाँ बुरी हो गई हैं या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप ऐसा कर नहीं सकते। आपको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। हो सकता है इसको थोड़ा सा बंद करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम पैसा नहीं देंगे, हो सकता है सर्टिफिकेट, मेडल
या फिर हो सकता है प्रमोशंस, अप्रिसिएशन देना, तारीफ करना, कुछ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें कैसे होगा, पैसा तो नहीं जाएगा बट इससे भी एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होता है। तो तरीके 10 हैं, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि वाकई पैसा देकर आपको करना है या फिर इन चीज़ों से भी हो सकता है। कुछ कंपनियां दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा पैसे ही देते जा रहे हो, नहीं तो जिस दिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे देने के लिए एम्प्लॉय को, तो आप क्या करोगे, उसको मेडल दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, एट दैट टाइम ही विल रियलाइज कि अरे यार मैं तो किस कंपनी में अभी तो पैसा दे रहे थे, अब तो ये एकदम फालतू का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये मेरे किस काम का। इसलिए दोनों ही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से मैनेज करना चाहिए। ओके, बदलाव कर करके ही आपको मैनेजमेंट आता है कि किस स्थिति में मुझे क्या करना है। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियर, मतलब कि यहाँ पर ये जो चीज़ें क्या कहना मांग रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए गए, क्यों बनाए गए, कि किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। क्यों? क्योंकि जो बिहेवियर रहता है इंसान का, वो कैसा रहता है, बहुत ही एक चेंजिंग वाला रहता है, मतलब बहुत डायनामिक होता है। इन सही वर्ड अगर यूज करें, द नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर सो डायनामिक। कब कौन किस मूड में है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल को बनाया गया है, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वहाँ पर जो भी लोग आप लोग काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी हो जाए आपके बीच में डिस्प्यूट भी हो जाए, पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के लिए काम कर रहे हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि आप एकजुट होकर काम करो, अच्छे से रिलेशनशिप अपने बॉस और उसके अंदर जो काम कर रहा है सबॉर्डिनेट, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो इस तरह से उसको बनाया गया। सो दिस प्रिंसिपल्स आर इम्प्रूविंग ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर यानी कि बॉस और सबॉर्डिनेट उसके अंदर काम करने वाला, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे ऑल्सो स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। अब ये जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब कि काम कर रहे हो तो जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हुए करिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो कंपनी के अंदर रहकर, वो एक्चुअली आप गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो, और आपका सबका कलेक्टिवनेस होना, कलेक्टिव वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्रिंसिपल्स को बनाया गया है ताकि सब लोग एक जैसे रह पाए, एक एक तरह से सोचें। इस तरह से उसको बनाया गया, आपके बिहेवियर को उस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है यहाँ पर। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इंप्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पेक्ट डी कॉप्स। एस्पेक्ट डी कॉप्स एक और प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये भी एक प्रिंसिपल है। इसका एस्पेक्ट डी कॉप्स का मतलब है यूनाइटेड रखना, लोगों को यूनाइटेड रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। देखो यूनाइटेड रहने का क्या फायदा है, कि अगर आप यूनिटी रखोगे तो कोई भी कंपनी आपको बीट नहीं कर सकती, क्योंकि आप सब एक यूनिट की तरह काम कर रहे हो, यूनाइटेड हो, एक हो। बट अगर आपके बीच में डिस्प्यूट्स हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, या आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हो, तो कंपनी को बंद होते हुए, ताला लगते हुए देर नहीं लगेगी। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या है, कि आपको जो भी काम कर रहा है, छोटा है बड़ा, रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए डिसिप्लिन। अगर आपको 15 छुट्टी दी गई है छोटे लेवल पे, तो मैनेजर को भी उतनी छुट्टी मिलेगी, 15 छुट्टी मिलेंगी, क्योंकि ये जो चीज़ है सबको एक लेवल पे रखा गया है ताकि आपके बीच में डिस्प्यूट्स ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सुपीरियर को ज़्यादा छुट्टियाँ मिल गई हैं या उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरीज ईयर, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलती है, आपके एजुकेशन के बेसिस पे मिलती है। बट जो बाकी की फैसिलिटीज हैं, वो चीज़ें जैसे कि खाना हो गया, कैंटीन में खाना जाएंगे तो मैनेजर भी वही खाना खाता हुआ दिखेगा जो दूसरा खाते खाएगा वहाँ पे। तो कैंटीन में एक टाइप का ही फूड सर्व होता है। तो कुछ जगह एक जैसा ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ताकि आपके बीच में जो इनडिफरेंस है उसको खत्म किया जाए। आप एक यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सोच कर काम करो। ओके। 6 point, cause and effect relationship. Management principle are based on cause and effect. Means that principle tells us in a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. यही चीज मैंने बोलती है, अगर किसी प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर रहे हो, रियली आपको किसी चीज का नॉलेज है, आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपने देखा काम ठीक से नहीं हो रहा है लोगों के बीच में, तो मैंने उस प्रिंसिपल को रियली
अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो काम ठीक से बटा हुआ नहीं था मैंने उसको ठीक तरह से बांट दिया। जैसे कि हो सकता है 10 लोग मेरे अंदर काम कर रहे थे और 3 के ऊपर ही वर्कलोड ज़्यादा था, बाकी सब लोग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने वर्क को उनमें थोड़ा इक्वली बांट दिया गया, या फिर जो थोड़े अच्छे एफिशिएंट पुराने लोग थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, बाकी जो इनएक्सपीरियंस थे उनको थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देके इस तरह से किया मैंने। क्योंकि जो अच्छा है वो आपको प्रोडक्टिविटी के साथ काम करके दे सकता है। तो उस तरह से अगर मैंने काम को बाँटा तो ये मेरे पास ये प्रिंसिपल मैंने अप्लाई कर लिया और मुझे मालूम है इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो और वाक़ई काम टाइम पे कंप्लीट हो गया तो मैं मानूँगा कि हाँ, मैंने सही काम करा है, बिल्कुल। क्योंकि ये इसी तरह से हो सकता है। सबको इक्वल काम बाँट देना भी जस्टिफाइड नहीं होता है कई बार। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, वो बोल रहा है मेरे को भी आपने इतना ही काम दिया जबकि मैं तो उससे डबल काम कर सकता हूँ। तो आप इस सिचुएशन में एज़ अ मैनेजर आप एक फूल लगोगे उसके सामने, क्योंकि वो खुद आपको बोलेगा कि सर मैं तो इतना कर सकता था, अब टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो इन लोगों की वजह से नहीं हुआ, आपको हमको और दे देना था, हम लोग कर सकते थे। तो ये काम बाँटने का भी एक मैनेजमेंट होता है, देखना पड़ता है कौन कितना एफिशिएंट है, फिर काम को बाँटो। हाँ, उन दूसरों को भी ऐसा नहीं कि उनसे काम कम ही लेंगे हम और सैलरी फुल देंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी धीरे-धीरे सीखने दो। एक बार वो भी एक्सपीरियंस होंगे, फिर भले इक्वल काम बाँट दिया जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। बट जो भी है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एंड ऑफ द डे क्या बताता है कि किसी को कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करने से आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये आपको बताता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। ओके, so although this principle cannot state perfectly absolute result because these are applied on human beings, but it helps to know or get some idea about the effect. तो मैंने कहा ना, जैसे कि ये ह्यूमन साइंस है, तो मैनेजमेंट एक ह्यूमन साइंस बेस्ड कंसेप्ट है, तो आप उसको बिल्कुल नेचर को प्रिडिक्ट तो कर नहीं पाओगे, इसलिए रेडीमेड रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलता अपने को। क्योंकि आफ्टर यू आर डीलिंग विथ ह्यूमंस जिनका नेचर काफ़ी डायनामिक होता है, बदलता रहता है, तो यहाँ पर इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, नाउ 7 पॉइंट, कंटिंजेंट। ये चीज़ क्या होती है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। Their application and effect depend upon the nature of the organization. The application of principle has to be changed with the change in situation. देखिए, जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है, कंपनी की किस तरह से चल रही है, आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, टीम स्पिरिट कहाँ पर काम आती है? जैसे कि ये प्रिंसिपल हम कहाँ अप्लाई करें? जहाँ पर आप एक ग्रुप में काम करवा रहे हो, एक ग्रुप में काम ले रहे हो लोगों से, वहां पर टीम स्पिरिट रखवाना बहुत जरूरी है। एज अ टीम उन लोगों को लगना चाहिए हम काम कर रहे हैं, वी आर अ टीम। ओके, where it is of no use in the companies where work is performed by an individual and not by a group. अब अगर ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही इंडिविजुअल सारा काम कर रहा है तो वहाँ पे टीम स्पिरिट वाली बात ही नहीं होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वहाँ पर टीम स्पिरिट वाली बात ही नहीं है, वो तो अकेला ही सारी चीज़ देख लेगा, तो वहाँ पे टीम स्पिरिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टीम ही नहीं है एक्चुअली। ओके, जैसे कि अगर एक कंपनी है तो वहाँ पर एक ही बंदा है काम कर रहा है जिसको सारा आता है, वो बोलता है मैं सब हैंडल कर लेता हूँ। तो आपको ऐसा ऐसा अगर एम्प्लॉय है और सक्सेसफुली कर भी रहा है तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं देखने की। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही जना सारा काम देख रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पर टीम स्पिरिट की ज़रूरत नहीं। पर जहाँ बड़ी कंपनी है वहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट आपको लाना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो यूनिट है वो बिखर जाएगी, क्योंकि सबसे ग्रुप में काम लेना पड़ेगा आपको। तो कंपनी को देखते हुए, आपको स्थितियों को देखते हुए, सिचुएशन कैसी है उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए काम को। ओके, सो ये जो टॉपिक है आपने जो देखा, ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आफ्टर दिस सिग्निफिकेंस अपन देखेंगे। सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। एज ऑफ नाउ टुडे आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस केस स्टडी। अभी आपको केस स्टडी का थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा। ओके, तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि अपन एक केस स्टडी यहाँ पर देख लेते हैं। आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कोर्स, हर मतलब अपने को पता नहीं है यहाँ पर कि किसकी बात हो रही, कोई लड़की होगी। तानिया गेट्स अ जॉब, ओके तानिया की बात हो रही, गेट्स अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी। उसको एक जगह जॉब मिल गई रिटेल कंपनी में, थ्रू द रेफरेंस ऑफ हर कजिन तरुणा।
वहाँ पे एक और लड़की काम करी तरुणा, जो कि उसकी कजन थी, हु वर्क इन द सेम कंपनी एज अ सीनियर मैनेजर। ओके, ठीक है। नाउ तरुणा डिसाइड्स टू गाइड तानिया थ्रू हर एक्सपीरियंस एंड मेकिंग हर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल। नाउ अब ये तानिया जो लड़की है, जो उसकी कजिन है, उसको सिखा रही है कि आपको किस तरह से ध्यान रखना है कंपनी के ऊपर। वो एक अवेयरनेस ला रही है उसके अंदर कि मैनेजमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। शी टेल्स हर दैट नाइदर the principle of management provides any ready-made straitjacket solutions to any major problems, nor they are not rigid prescriptions. They have to be followed absolutely. तो यहाँ पर रिजिड वाला जो वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, एक तो ये चीज और एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है। ये जो चीज है, ये पॉइंट अभी आपने कहीं पे पढ़े होंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखो, आइडेंटिफाई द टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर आपको पता होना चाहिए कौन सा। एक तो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, वाली बात कर रहा था। और दूसरा कैसे रहते हैं वो, रिजिड। ये जो रिजिड बात की गई है, तो दे आर नॉट रिजिड, ये फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो कैसा है, फ्लेक्सिबल वाली बात गई है। और इट डज नॉट गिव, एंड मैनेजमेंट डज नॉट गिव एनी रेडीमेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये दोनों प्रिंसिपल यहीं पे डिटेक्ट हो गए हमारे। तो हमारे 2 नंबर्स तो यहीं पे पक्के हो गए। सेकंड वाला आप देखोगे, वाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस, रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस। ओके, तो एक जनरल क्वेश्चन ही हो गया है। तो कि आपको एक रीज़न देना है कि क्यों नहीं कर सकते। आप इस पे थोड़ा सोचिएगा और कमेंट्स में मुझे बताना कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ये क्या है क्वेश्चन, व्हाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। सारी मैनेजर प्रॉब्लम के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं दे देता है। जैसे कि हमको पता था, अभी अपन ने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की गई थी, तो मैं अगर सब में काम बराबर बराबर बांट दूं, तो रेडीमेड सॉल्यूशन क्यों नहीं है, काम ठीक से क्यों नहीं होगा। फिर भी आपको सोच के जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो आप, अगर आपके माइंड में कुछ आंसर आता है, तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन इस केस स्टडी के बारे में। ओके, सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू। आप इस चीज़ को वापस से देख लीजिएगा, किस तरह से इजी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक पे इजी क्वेश्चन होता है, इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के लिए नेचर को, उससे पहले वाले आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ से जो नेचर वाला है, ये अच्छे से आपको करना है। ओके, अब हम इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रिंसिपल्स सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से आने चाहिए, वो भी अपन बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में। तो टिल देन, जस्ट वेट फॉर माई वीडियोस, देखते जाना, ज़्यादा बड़े नहीं है, इजीली आप कवर कर सकते हो उसको इन लेस टाइम। ओके, सो थैंक यू।